अस्सलाम वालेकुम। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो बेसिक एमसीक्यूज थे उनमें 71 से आगे करवा रहे हैं, 71 और उससे आगे। तो देखते हैं कि इसमें ये कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही करेक्ट है। ये तो मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन यही है, तो यही करेक्ट है। बाकी तो मतलब गलत है। एसेट में से लायबिलिटी लेस करो कैपिटल आएगा, पीछे भी हम देख चुके हैं। इट इज नॉट एन एसेट, इनमें से कौन सा एसेट नहीं है? कैश एसेट होता है भाई, करंट एसेट। बिल्डिंग करंट एसेट है। अनअर्न्ड रेंट ये लायबिलिटी है, ये एसेट नहीं है। और नोट ट्रेसेबल एसेट होता है। सही है। इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। इसमें से कौन सी लायबिलिटी है? नोट पेबल, यस दिस इज लायबिलिटी। मशीनरी एसेट होता है, सेल्स रेवेन्यू है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ये लायबिलिटी है, नोट्स पेबल। दिस इज अ सेट ऑफ करंट एसेट। अब बोल रहा है इनमें से कौन से करंट एसेट है? देखिए कैश और फर्नीचर। कैश तो करंट एसेट है लेकिन फर्नीचर करंट एसेट नहीं है। ये एक से ज्यादा अकाउंटिंग में यूज होता है। कैश प्लस लोन, लोन तो लायबिलिटी होती है, तो ये भी नहीं हुआ। कैश एंड बैंक, यस कैश भी करंट एसेट, बैंक भी करंट एसेट, दोनों विद इन अकाउंटिंग पीरियड कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैश प्लस बिल्डिंग नहीं, इनमें बिल्डिंग जो है प्लांट एसिड है, करंट एसिड नहीं है, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, कैश प्लस बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? फिर दोबारा ये आ गया, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन तो बहुत दफा इसके एमसीक्यूज ने पूछे। परचेजेस आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय, देखिए परचेज का मतलब क्या होता है? मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं और खरीद रहे हैं और मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑनर्स पर्सनल यूज, नो। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर बिजनेस यूज, नो। तो ये मर्चेंडाइज खरीदे ना अगर आप रीसेल पर्पज के लिए, तो उसे हम परचेजेस कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इट इज कॉल्ड लायबिलिटी, इनमें से कौन सी लायबिलिटी है? देखिए नोट रिसीवेबल तो एसेट होता है, रिसीवेबल है ना। ऑनर्स कैपिटल ये ऑनर्स इक्विटी है। मशीनरी प्लांट एसेट है, एसेट है ना, फिक्स एसेट। लोन हमारी लायबिलिटी है कि अगर हमें लोन लिया है तो ये लायबिलिटी है, अगर लोन दिया है ना तो वो एसेट होता है। और सिर्फ लोन लिखा हुआ हो तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लोन हमने लिया है, तो वो हम पे लायबिलिटी हो जाती है। फिर 78 में क्या है? इट इज नॉट एन एसेट, इनमें से कौन सा एसेट नहीं है? तो कैश तो एसेट है, अनएक्सपेंड इंश्योरेंस एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है। कमीशन अनन कमीशन जो है ना, ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमारा एसेट नहीं होता। इसी वजह से हम इस पे लगा रहे हैं। नेचर ऑफ सेल डिस्काउंट पीछे पढ़ के आ रहे हैं। सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू लिस्ट मैंने आपको दी थी ना, ये आप देखेंगे कॉन्ट्रा की लिस्ट है, ये सब बना दिया मैंने इसके अंदर। तो आप इसमें दिखाएंगे कि भाई कि ये सेल डिस्काउंट कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट से, ये पहले भी आ चुका है एमसीक्यू। देखिए इस फाइल में ना जो रिपीटेड एमसीक्यू है वो भी मैंने डाले हैं, इससे आपको मालूम चल रहा है कि देखिए कि कौन से एमसीक्यू ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट, अब देखें एक्रूड एक्सपेंस की मैंने नेचर यहाँ बताई थी आपको कि एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, एक्सपेंस नहीं होता ये। तो आप इसमें किस पे लगाएंगे? एक्रूड एक्सपेंस लायबिलिटी पे। स्टूडेंट क्या करेगा? गलती करेगा, एक्सपेंस पे लगा देगा, गलत हो जाएगा सारा। रेंट कलेक्टेड इन एडवांस, अगर रेंट एडवांस में ले रहे हैं तो वो लायबिलिटी होती है, इसे क्या कहते हैं? अनअर्न्ड रेंट। एडवांस में ले रेंट कलेक्ट कर रहे हैं एडवांस में तो अनअर्न्ड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं एडवांस में तो प्रीपेड रेंट। ये जरा ख्याल रखिएगा, अगर हम रेंट एडवांस में दे रहे हैं तो प्रीपेड रेंट है, रेंट ले रहे हैं एडवांस में तो वो अनअर्न्ड रेंट है। क्योंकि ले रहे हैं एडवांस में तो वो लायबिलिटी है, दे रहे हैं एडवांस में तो वो एसेट है। तो ये जरा एहतियात करिएगा। इफ एसेट ऑफ अ बिजनेस अमाउंट टू 1,80,000, एसेट 1,80,000 है और लायबिलिटी 1/3 है, तो बताओ लायबिलिटी कितनी होगी? तो ये तो सीधा सीधा दे दिया है, क्योंकि एसेट का अमाउंट दिया है ना, तो अब परसेंटेज सीधी लगेगी। 1,80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ गया 60,000 लायबिलिटी का अमाउंट, डायरेक्ट लायबिलिटी का अमाउंट आ गया। और लायबिलिटी ही पूछ रहा है तो आप 60,000 पे लगाएंगे। अब अगर ये पूछता है एसेट बताओ, तो 1,80,000 में 60,000 की लायबिलिटी है, तो एसेट कितना होगा? 1,20,000, तो 1,20,000 पे लगा देते हैं। लेकिन इसने लायबिलिटी ही पूछ ली, तो हम 60,000 पे ही लगा देंगे। नेक्स्ट, दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ लायबिलिटी, इनमें से कौन सी लायबिलिटी नहीं है? तो आप देखिए बैंक लोन लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, अनअर्न्ड इनकम ये भी लायबिलिटी है। ऑफिस सप्लाई लायबिलिटी नहीं है, ये हमारा करंट एसेट है। 84, एन अमाउंट पेड फ्रॉम द बिजनेस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ऑनर्स रेजिडेंट, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ऑनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पे करे, बिजली का बिल पे करे, रेंट पे करे, अपने बच्चे की फीस पे करे, अपने घर के अखराजात कोई भी किस्म के पूरे करे, वो सब क्या कहलाता है? ड्राइंग। तो ड्राइंग इज द ऑप्शन। अगर बिजनेस का बिजली का बिल पे करता ना, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मतलब यूटिलिटी एक्सपेंस बोल देते हैं आप। ये घर का जो बिजली का बिल बिजनेस से अदा कर रहा है, इसको हम ड्राइंग बोलेंगे। अच्छा, अगर वो अपने घर का बिल अपने पर्सनल पैसे से अदा कर रहा है तो वो ड्राइंग भी निकल आएगा। ड्राइंग को तो हम टर्म उस वक्त यूज होती है जब बिजनेस से आप कैश पे करें पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। ओके, करंट लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड टू बी पेड और सेटल्ड, ये पीछे भी आ चुका है। विद इन 12 मंथ्स, मतलब विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड आप पे करेंगे। अब यहाँ पे बाकी जो है ना इन 15 मंथ्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का हो सकता है। तो इनमें से कोई ऑप्शन हो तो वो सही होता है। बेस्ट ऑप्शन तो ये होता है कि वो अकाउंटिंग पीरियड लिख दें। ये अकाउंटिंग पीरियड का ऑप्शन नहीं है, तो विद इन 12 मंथ्स इज द बेस्ट ऑप्शन। आफ्टर 5 years तो हो ही नहीं सकता। और ये बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स पेड परचेज,
नहीं, विद इन 12 मंथ मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर, मतलब नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड आपके पास जो आ रहा होता है ना, वो 12 महीने का आ रहा होता है, इस वजह से इस पे हम लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे विद इन अकाउंटिंग पीरियड लिखा हुआ होता है ना, तो हम उस पर लगाते, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड तो 12 महीने से कम का भी हो सकता है, इस वजह से। इफ एसिड एंड कैपिटल आर 1,20,000, मतलब 1 लाख का एसिड है और कैपिटल 20,000 है, तो लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, लेस करके निकल जाएगी। एसिड में से कैपिटल लेस कर लें, लाइबिलिटी 80,000 आ गई, तो ये लाइबिलिटी पूछ रहा है जो कि 80,000 हो जाएगी। देखना आपने, मैंने ये सारे अकाउंटिंग क्वेश्चन और बेसिक वाले एमसीक्यू एक जगह कर लिए सारे। आप खुद जब अगर पास पेपर पढ़ेंगे ना, तो आप इस तरीके से इनको अलग थोड़ी कर सकते हैं, वो तो सब मिक्स होके आएंगे। अभी आप देखिएगा आगे मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन के भी करवाऊंगा, आगे मैं आपको जो है वो इनकम बैलेंस शीट के भी, सेल जर्नल, परचेज जर्नल के भी, वो सब मैंने अलग अलग करके आपके लिए रखे हुए। तो फिर आप एक साथ सालों की प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्रैक्टिस मेरे साथ करें इसकी, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में जो है वो कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं आपको जो है, अगर आप अकेडमी के स्टूडेंट नहीं है और कहीं और के स्टूडेंट हैं, तो आप इसकी वीडियो पे कमेंट करें कि मैं भी इसका जो है ना, इसकी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। उस लिंक में इस एमसीक्यू को आप जो है ऑनलाइन सॉल्व करेंगे, तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको पहले पढ़ लें आप, फिर मैं वो लिंक भेजूंगा, आप उसको ऑनलाइन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तो तमाम जो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू हैं इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज नॉट क्लासिफाइड एज रेवेन्यू, इनमें से कौन सी रेवेन्यू नहीं है। अब देखें, क्रेडिट सेल मतलब मर्चेंडाइज उधार पे बेच रहे हैं, तो ये तो रेवेन्यू होती है हमारी। कैश सेल्स मर्चेंडाइज बेच रहे हैं कैश पर, ये भी रेवेन्यू है। फी एंड ये हमारी, ये भी रेवेन्यू है। देखिए, जिस चीज के लिए आपने बिजनेस ओपन किया है ना, मतलब बिजनेस लॉन्च किया है, वो आप काम करेंगे ना, तो वो आपकी रेवेन्यू होगी। उसके अलावा कोई ऐसा काम जिससे आप कोई पैसा कमा ले, तो वो रेवेन्यू नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, मर्चेंडाइज बेचते हैं, और वो फर्नीचर जो आपकी शॉप पर आप यूज कर रहे थे, उसको आप बेच दें, तो उसको बेचने से जो पैसे आएंगे ना, उसको आप रेवेन्यू नहीं कहते। तो ये कह रहे हैं ना, रेवेन्यू कौन सी, तो बोलेंगे फिक्स सेल ऑफ फिक्स एसेट रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट हम खुद यूज कर रहे थे। लेकिन अगर आप फिक्स एसेट सेल करते हैं, आपका काम ही सेल करना है फिक्स एसेट को, तो वो तो आपकी मर्चेंडाइज हो जाएगी, फिर वो रेवेन्यू कहलाएगी। अपना यूज करने वाला एसेट अगर आप सेल कर रहे हैं, तो वो क्योंकि सेल करना हमारा मकसद नहीं था, इसी वजह से हमारी रेवेन्यू में क्लासीफाई नहीं होती। रेवेन्यू में वो चीजें जाएंगी जो जिसका हम बिजनेस करते हैं, उसको सेल करेंगे, तो हमारा फिर वो रेवेन्यू कहलाएगी। मर्चेंडाइज रिटर्न बाय द कस्टमर इज टर्म्ड एज, कस्टमर मर्चेंडाइज वापस कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। कस्टमर उसे परचेज रिटर्न कहेगा, हम उसे सेल रिटर्न कहेंगे। तो ये हमारे लिहाज से पूछा है ना, कि हमारा कस्टमर हमें जब मर्चेंडाइज वापस करेगा,